हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस पाठशाला में। और आज की क्लास में हम फेडरलिज्म का पार्ट 2 करने वाले हैं। अगर आपको इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके इस चैप्टर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, हमने पिछले वाले लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने फेडरलिज्म को स्टार्ट किया। तो सबसे पहले तो हमने जाना फेडरलिज्म क्या होता है। सबसे पहले हमने जाना व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब जाना हमने। फिर हमने देखा वर्ल्ड में जितनी भी डेमोक्रेसी है वो या तो यूनिटरी है या वो फेडरल है। तो अब ये यूनिटरी क्या होता है और फेडरल क्या होता है, तो हमने इन दोनों का डिफरेंस जाना। हमने जो है वो यूनिटरी गवर्नमेंट वर्सेस फेडरल गवर्नमेंट के बीच में जो है वो डिफरेंस जाना है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कौन सी कंट्री फेडरल कंट्री है, कौन सी फेडरल कंट्री नहीं है। और लास्ट में हमने जो है फेडरलिज्म के फीचर्स देखे। फेडरलिज्म के फीचर्स 7 फीचर्स बताए, उसमें से एग्जैक्ट 6 फीचर्स तो फीचर थे और लास्ट वाला फीचर नहीं होके ऑब्जेक्टिव था। फेडरलिज्म के 2 ऑब्जेक्टिव हैं, कंट्री की यूनिटी बनाना और कंट्री में जितने भी डाइवर्स लोग हैं सभी को अकोमोडेट करके चलना। और लास्ट में हमने जो है वो फॉर्म्स ऑफ फेडरलिज्म पढ़ा। फेडरलिज्म के टाइप्स 2 टाइप पढ़े थे हमने, एक कमिंग टुगेदर और एक होल्डिंग टुगेदर। दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये वाले टॉपिक्स हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप अभी जाकर पहले वो देखिए। आपका जो है वो लेक्चर नंबर 1 है। प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है और इस चैप्टर की भी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। तो आपको दोनों के अंदर ये जो है वो देखने को मिल जाएगा। काफ़ी आसान जो है वो बना रखा है अपन ने इसको। अब आज की क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम देखेंगे इज इंडिया फेडरल कंट्री। इंडिया एक फेडरल कंट्री है या नहीं। तो कैसे पता चलेगा इंडिया फेडरल कंट्री है या नहीं है, हमको फेडरलिज्म के फीचर्स देखने पड़ेंगे। हमने फेडरलिज्म के 7 फीचर देखे, वो 7 फीचर हम इंडिया में अप्लाई करके देखेंगे वो फीचर यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं क्या। अगर वो सारे फीचर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं तो इंडिया भी क्या है, एक फेडरल कंट्री है। उसके बाद में हम देखेंगे इंडिया में जो फेडरलिज्म है, हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। इंडिया में हम फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस करते हैं जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हुआ। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देना कि ये कंट्री फेडरल कंट्री है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो सक्सेसफुल होगा। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने के मात्र से ही फेडरलिज्म सक्सेसफुल नहीं हो जाएगा, उसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि कौन सी 2 चीज़ें हैं जो फेडरलिज्म को सक्सेसफुल बनाती, तो उसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ी। एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए सेंटर और स्टेट के बीच में कि वो दोनों एक साथ में रह सकते हैं, तो एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। और एक हमने पढ़ा था दोनों सरकारों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें होती है तो फेडरलिज्म सक्सेसफुल होता है। ठीक है, एक जैसे आपने एक लॉ बना दिया, एक पेपर पे लॉ बना दिया, अब वो लॉ पेपर पे तो बना हुआ है, एक्चुअली में वो ग्राउंड पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है वो भी तो हमको देखना पड़ेगा। तो इंडिया को हमने फेडरल कंट्री तो बना दिया, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए हमने और क्या किया वो हम इस सेकंड टॉपिक के अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया एक फेडरल कंट्री है या नहीं, और फिर हम देखेंगे इंडिया में फेडरलिज्म सक्सेसफुल क्यों हुआ, हमने ऐसे कौन से स्टेप्स उठाए जिसकी वजह से इंडिया में फेडरलिज्म जो है वो सक्सेसफुल होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इंडिया एक फेडरल कंट्री है या नहीं। तो इंडिया एक फेडरल कंट्री है या नहीं ये हमको कैसे पता चलेगा, हमको जो हमने फेडरलिज्म के फीचर्स पढ़े वो सारे फीचर्स इंडिया पे अप्लाई करने पड़ेंगे। अगर वो सारे फीचर्स इंडिया पे अप्लाई हो रहे हैं तो इंडिया एक फेडरल कंट्री होगा। तो देखो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, आफ्टर इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब आज़ादी के बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके अंदर हमने इंडिया को क्या डिक्लेयर करा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनका एक यूनियन है इंडिया। मतलब ये 28 स्टेट्स हैं, ये 28 स्टेट्स आपस में एक साथ मिल गए और उसको हम जो है वो इंडिया बोल रहे हैं। तो इसका मतलब इंडिया में स्टेट्स की भी इंपॉर्टेंस है एज कंपैरेटिव टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। अब ये जो इंडियन यूनियन, ये जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स,
इसका जो मेन प्रिंसिपल है, इसका जो मेन आधार है, वो आधार ही क्या है, फेडरलिज्म है। अब ये फेडरलिज्म क्या होता है, जहां पर एक कंट्री के अंदर पावर डिवाइडेड हो, वर्टिकली पावर डिवाइडेड हो, कुछ पावर सेंटर के पास में हो, कुछ पावर रीजनल गवर्नमेंट के पास में हो। वी कैन सी दैट ऑल फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म अप्लाइज ऑन इंडिया। हम ये देखते हैं कि सारे फेडरलिज्म के जो फीचर्स हैं वो इंडिया पे अप्लाई हो रहे हैं। अब ये फीचर्स कौन से हैं, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया है, मैं एक बार आपको मोटा मोटा वापस बता देता हूँ। फेडरलिज्म का पहला फीचर है कि एक से ज़्यादा लेवल ऑफ सरकार होनी चाहिए, जैसे स्टेट गवर्नमेंट भी होनी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। दूसरा फीचर मैंने बताया था कि दोनों लेवल ऑफ सरकार सेम सिटीजन को गवर्न कर रही है, लेकिन इनके गवर्न करने का जो दायरा है वो अलग अलग है, ज्यूरिसडिक्शन इन लोगों का अलग अलग है। तीसरा फीचर मैंने बताया था कि जो ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग है कि कौन किस मैटर के ऊपर रूल करेगा, ये कहाँ लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो 3 फीचर तो फेडरलिज्म के ये हो गए। चौथा फीचर फेडरलिज्म का मैंने ये बताया कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल स्ट्रक्चर चेंज करना है तो एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट उसको चेंज नहीं कर सकती, दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट मिलकर जब चेंज करेगी तभी वो कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल प्रोविजन चेंज होगा। फिफ्थ फीचर मैंने ये बताया था कि अगर इन दोनों के बीच में, ये दोनों लेवल ऑफ सरकार के बीच में अगर कभी लड़ाई हो जाती है सेंट्रल और स्टेट के बीच में कि ये मेरा ज्यूरिसडिक्शन है या मेरा ज्यूरिसडिक्शन है, तो इसको कौन सॉल्व करेगा, इसको सॉल्व करेगा जुडिशरी। जुडिशरी में भी कौन, सुप्रीम कोर्ट। सिक्स्थ फीचर मैंने आपको बताया था कि दोनों लेवल ऑफ सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा, ये भी ऑलरेडी मेंशन है। और सेवेंथ फीचर नहीं होके ऑब्जेक्टिव है, फेडरलिज्म के 2 ऑब्जेक्टिव हैं कि कंट्री की यूनिटी बनी रहे और डाइवर्स ग्रुप यहाँ पर अकोमोडेट हो जाए। तो ये 7 फीचर्स बताए थे फेडरलिज्म के, ये सातों की सातों इंडिया में अप्लाई होते हैं, इसलिए इंडिया क्या है, एक फेडरल कंट्री है। तो पहला फीचर मैंने क्या बताया, एक फेडरल कंट्री के अंदर एक से ज्यादा लेवल ऑफ सरकार होनी चाहिए। इंडिया में है क्या एक से ज्यादा लेवल ऑफ सरकार, बिल्कुल है। इंडिया में तो इनफैक्ट 3 लेवल ऑफ सरकार है, सेंटर है, स्टेट है और लोकल गवर्नमेंट है। गांव के अंदर उसको हम पंचायती बोलते हैं और शहरों के अंदर उसको हम म्यूनिसिपैलिटी बोलते हैं। तो पहला फीचर इंडिया का टिक हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड 2 टायर ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले हमने 2 लेवल ऑफ सरकार ही बनाई थी, लेकिन 1992 के बाद हमने एक 3rd लेवल भी ऐड कर दिया जिसको हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। द यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट लेटर टायर 3 वॉज इंट्रोड्यूस इन फॉर्म ऑफ पंचायती एंड म्यूनिसिपैलिटी। तो पहला फीचर है इंडिया के अंदर जो है वो एक से ज़्यादा लेवल ऑफ सरकार है, तो पहला फेडरलिज्म का फीचर टिक हो रहा है, तो इंडिया भी जो है वो पहले फीचर के अंदर फेडरल कंट्री बोल रहा है। दूसरा फीचर मैंने क्या बताया, दोनों का ज्यूरिसडिक्शन जो है वो अलग अलग होगा। और तीसरा फीचर बताया है ज्यूरिसडिक्शन कहाँ लिखा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इंडिया के अंदर भी स्टेट गवर्नमेंट जिन मुद्दों पे लॉ बना सकती है उन मुद्दों पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट जिन मुद्दों पे लॉ बना सकते हैं उस पर स्टेट लॉ नहीं बना सकती। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस से रिलेटेड कोई भी लॉ बनाना है तो वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी क्योंकि वो उसका ज्यूरिसडिक्शन है। स्टेट गवर्नमेंट पुलिस रिलेटेड मैटर्स पे लॉ बना सकती है, सेंट्रल नहीं बनाएगी क्योंकि पुलिस किसका ज्यूरिसडिक्शन है, स्टेट गवर्नमेंट का। तो दोनों का ज्यूरिसडिक्शन क्या है, अलग अलग। और ये ज्यूरिसडिक्शन कहाँ लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडिया में ऐसा है क्या, बिल्कुल ऐसा है। इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट का अलग ज्यूरिसडिक्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग ज्यूरिसडिक्शन है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है, हमने 4 लिस्ट बना रखी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और रेसिडरी लिस्ट। तो सेकेंड फीचर भी अप्लाई हो रहा है और थर्ड फीचर भी अप्लाई हो रहा है। दीज डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न सेम सिटीजन एंड एंजॉय सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन। दोनों का ज्यूरिसडिक्शन जो है वो अलग अलग है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड्स अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर को 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। उसके बाद में रेसिडरी लिस्ट हम लेकर आए। रेसिडरी लिस्ट क्या है वो भी हम देखेंगे। अब देखो ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग है। मैंने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट अलग मुद्दे पे रूल करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग मुद्दों पे रूल करेगी। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसपे स्टेट गवर्नमेंट रूल करेगी, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करेगी, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लिस्ट बना रखी है। जैसे पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट क्या है, यूनियन गवर्नमेंट कैन alone make decision on subject mention in यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने आप लॉज बना सकती है
उन मुद्दों पे जो यूनियन लिस्ट में लिखे हुए हैं। सब्जेक्ट इन यूनियन लिस्ट आर कॉमन नेशनल इंपॉर्टेंस। अब यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट है? ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका पूरे देश पे इफेक्ट पड़ता है, तो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट्स हमने डाल रखे हैं। फॉर एग्जांपल डिफेंस, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। करेंसी के ऊपर कोई भी लॉ बनाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, अकेले बना सकती है। कम्युनिकेशन पे बनाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले बना सकती है। डिफेंस पे बनाना है, अकेले बना सकती है। किसी बाहर वाले देश से बात करनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले बना सकती है। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। डिफेंस, फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन और आपका करेंसी। These are included in this list because we need a uniform policy on this matter throughout the country. अब मान लो कि ये वाले मुद्दे अगर स्टेट के पास हो तो हर स्टेट अपना अलग अलग लॉ बनाएगी और हर स्टेट के अंदर अलग अलग चीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल करेंसी का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर करेंसी को हम स्टेट गवर्नमेंट में डाल दें तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी करेंसी बना लेगी, तो पूरे इंडिया में अलग अलग करेंसी चल रही होगी। तो हमने इसको हटा दिया क्योंकि करेंसी एक पूरे इंडिया का मुद्दा है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी और पूरे इंडिया पे करेंसी एक जैसी रहेगी। पहला यूनियन लिस्ट। सेकंड क्या है? स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट क्या है? स्टेट गवर्नमेंट कैन अलोन मेक डिसीजन ऑन सब्जेक्ट मेंशन इन स्टेट लिस्ट। स्टेट गवर्नमेंट अपने आप से जो है इन मुद्दों के ऊपर लॉ बना सकती है जो मुद्दे स्टेट लिस्ट में। कौन कौन से मुद्दे स्टेट लिस्ट के अंदर है? सबसे पहले देखो, पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया और इरिगेशन हो गया। इन मुद्दों पे अगर लॉ बनाना है तो स्टेट गवर्नमेंट अपने आप लॉ बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जरूरत नहीं है। एक और ऐसी लिस्ट है जिसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट है जिसके ऊपर सेंट्रल भी लॉ बना सकती है और स्टेट भी लॉ बना सकती है। दोनों सरकारें अपनी अपनी जो है वो लॉ बना सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई मुद्दा है, जैसे अडॉप्शन का मुद्दा है। अडॉप्शन के मुद्दे पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग लॉ बना दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने अलग लॉ बना दिया और दोनों लॉ आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो किसका लॉ मानेंगे? तो क्योंकि आपको पता है इंडिया में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है, तो हम वो वाला जो यहाँ पे लॉ कॉन्फ्लिक्ट करेंगे तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ मानेंगे जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन है। समझ में आ रहा है? स्टेट लिस्ट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती, ठीक है। बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक डिसीजन ऑन सब्जेक्ट मेंशन इन कॉन्करेंट लिस्ट। Subjects in concurrent list are common interest of both level of government, union government as well as state government. कौन से मुद्दे हैं? जैसे एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड हो गया, यूनियन हो गया, मैरिज हो गया, अडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया। ये वो सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। अगर दोनों के लॉ के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो हम सेंटर के लॉ को मानेंगे। इफ लॉ ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कॉन्फ्लिक्ट, अगर एक ऐसा लॉ बना दिया जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है विद ईच अदर, देन लॉ मेड बाय यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल, फिर हम सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ मानेंगे। एक बाद में हमने एक और लिस्ट ऐड की जिसको हम बोलते हैं रेसिड्यूरी लिस्ट। अब ये लिस्ट बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो कुछ मुद्दे ऐसे थे उस समय प्रेजेंट ही नहीं थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद वो नए मुद्दे आ गए, तो हम उन मुद्दों को कहाँ डालेंगे? तो उन मुद्दों को हमने रेसिड्यूरी लिस्ट में डाल दिया। फॉर एग्जांपल जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उस समय इंटरनेट नहीं था, तो इंटरनेट के ऊपर कौन लॉ बनाएगा, कैसे पता चलेगा? तो हमने उस समय इंटरनेट हमारा लॉ ही नहीं था, लेकिन जैसे इंटरनेट आया तो उस पर भी हमको, उस इंटरनेट को भी हमको किसी ना किसी लिस्ट में डालना था, तो इंटरनेट को हमने रेसिड्यूरी लिस्ट में डाल दिया। फॉर एग्जांपल आजकल एआई आ रहा है, तो एआई उस समय तो था नहीं, अब एआई से रिलेटेड कौन लॉ बनेगा, वो किस में जाएगा? रेसिड्यूरी लिस्ट में। फॉर एग्जांपल स्पेस रिलेटेड कोई मुद्दा लॉ बनाना है तो वो भी किस में जाएगा? रेसिड्यूरी लिस्ट में। यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक डिसीजन ऑन सब्जेक्ट मेंशन इन रेसिड्यूरी लिस्ट। अब रेसिड्यूरी लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन है उस पर लॉ कौन बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट नहीं बनाएगी क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है एज कंपैरेटिव टू स्टेट गवर्नमेंट। Subjects in रेसिड्यूरी लिस्ट are subject which came up after constitution was made, for example computer software, space, इंटरनेट, एआई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारे मुद्दे इसके अंदर आ जाएंगे। तो अभी तक हमने फेडरलिज्म के 3 फीचर देखे और तीनों फीचर इंडिया में अप्लाई हो रहे हैं। फोर्थ फीचर क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल अगर ढांचा आपको चेंज करना है तो दोनों लेवल ऑफ सरकारों से चेंज होगा, एक लेवल ऑफ सरकार से चेंज नहीं होगा। तो इंडिया में ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल आपको इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल स्ट्रक्चर चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले यूनियन गवर्नमेंट से तो पास करवाना पड़ेगा, फिर 28 स्टेट्स में से आधे स्टेट्स की आपको मंजूरी चाहिए होगी। तो
तो मतलब 15 स्टेट जब तक नहीं बोल देते कि हम जो है इसको एक्सेप्ट करते हैं तब तक वो चेंज नहीं होगा। चेंज इन फंडामेंटल प्रोविजन, फॉर एग्जाम्पल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड 2/3 मेजोरिटी फ्रॉम बोथ हाउस, राज्यसभा लोकसभा से 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, और रेटिफाइड बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ टोटल स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब अगर 28 राज्य हैं तो उसमें से 15 स्टेट्स उसको पास करें। तो अभी जैसे लॉ बनता है तो वो कैसे बन जाता है, राज्यसभा लोकसभा से मेजोरिटी से पास हो गया, लॉ बन गया। लेकिन आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है बेसिक स्ट्रक्चर, तो सिर्फ राज्यसभा लोकसभा के मेजोरिटी से पास नहीं हो जाएगा, आपको स्टेट का भी अप्रूवल चाहिए होगा। फिफ्थ फीचर हमने बताया था कि इन दोनों के बीच में कि कौन सा सब्जेक्ट किसके अंडर आता है, ये कैसे पता चलेगा। अगर दोनों में लड़ाई हो जाएगी तो कौन रिजॉल्व करेगा, जुडिशरी रिजॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व करता है। तो पांचवा फीचर भी अप्लाई हो रहा है। छठा फीचर था कि इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा और यूनियन गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा, ये भी हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल आप जीएसटी देते हो, जीएसटी 19% लगता है, तो 8% तो जाता है यूनियन गवर्नमेंट के पास और 8% जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो इन दोनों के पास पैसा कहाँ से आएगा ये भी ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो इंडिया को मैं बोल सकता हूं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। क्यों? क्योंकि फेडरलिज्म के जितने भी फीचर हैं वो सारे अप्लाई हो रहे हैं इंडिया के ऊपर। अच्छा, अब हमने इंडिया को फेडरल कंट्री तो बना दिया। अब जब हमने इंडिया को फेडरल कंट्री बनाया तो ये जो फेडरल कंट्री बना इंडिया, इसमें जो फेडरल स्ट्रक्चर हम फॉलो कर रहे हैं ये सक्सेसफुल भी है। आप देख रहे हो इंडिया के अंदर स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और दोनों आपस में काम कर रहे हैं। कभी भी आप लड़ाई नहीं देखते हो इन दोनों के बीच में कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल से लड़ रहा है। हाँ, कुछ डिबेट हो जाती है लेकिन ऐसा नहीं लड़ रहा कि हमको तो जो है इनके साथ रहना ही नहीं है, हमको हमारा अलग देश चाहिए, ठीक है ना। अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक साथ में रह रहे हैं। थोड़े बहुत डिस्ट्रीब्यूट आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन मोटा मोटा मैं बोल दूं कि हमने जो पावर डिवाइड की है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ये मॉडल हमारा यहाँ पर सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो ये सक्सेसफुली काम क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया इसलिए काम कर रहा है? नहीं, हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा ही है कि इसका क्या काम है। इसके अलावा भी हमने और बहुत सारी चीजें अपनाई हैं जिसके कारण हमारा ये जो सेंटर और स्टेट का रिलेशन है ये अच्छे से काम कर रहा है। एक फेडरल कंट्री को सक्सेसफुल होने के लिए दो चीजें चाहिए कि आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अच्छा ट्रस्ट होना चाहिए, और सेकंड फीचर इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए कि हम दोनों एक साथ में रह सकते हैं, ये तेरा काम और ये मेरा काम। तो ये कब सक्सेसफुल होगा? जब सेंट्रल और स्टेट की आपस में लड़ाई नहीं होगी। अब ये सेंट्रल और स्टेट की आपस में लड़ाई क्यों नहीं हो रही है, इसके लिए हमने बहुत सारे अलग फैसले लिए हैं रादर दैन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने से कि हमारी कंट्री जो है वो फेडरल कंट्री है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिख दिया इंडिया फेडरल कंट्री है, लेकिन फेडरल कंट्री को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमने और भी बहुत सारी चीजें अपनाई जिसके कारण इंडिया एक फेडरल कंट्री तो है, इंडिया में फेडरल कंट्री का ये जो स्ट्रक्चर है ये सक्सेसफुल भी है। तो कौन कौन से हमने जो है वो फैसले लिए जिससे इंडिया में जो है वो फेडरलिज्म सक्सेसफुली काम कर रहा है। हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड, ये हमारे जो है वो टॉपिक है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन आर नेसेसरी फॉर सक्सेस ऑफ फेडरेशन बट देर आर नॉट सफिशिएंट। एक फेडरल कंट्री को सक्सेसफुल बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देना तो जरूरी है ही, लेकिन वो इनफ नहीं है किसी भी फेडरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। इंडिया में जो फेडरलिज्म की वास्तविक जो सक्सेस मिली है फेडरलिज्म को फॉलो करने की, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने से ही नहीं मिली। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा वो एक फैक्ट है, लेकिन उसके अलावा भी हमने बहुत सारी चीजें की। क्या की? हमारी जो पॉलिटिक्स है वो हमने इतनी स्ट्रांग बनाई कि इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर भी चले। अब वो हमने क्या क्या पॉलिटिक्स करी जिससे सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है वो बढ़िया है और आज भी बढ़िया तरीके से चल रहा है। तो सबसे पहले है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अब ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या है? देखो, जैसे ही आज़ादी हुई थी 1947 में, तो उस समय ऐसा स्टेट्स नहीं थे, उस समय किंगडम्स थे, जैसे राजपूताना वाला किंगडम, हैदराबाद वाला किंगडम, भोपाल किंगडम, अलग अलग किंगडम थे और हमको स्टेट्स बनाने की बात आई। अब हम स्टेट्स बनाएंगे कैसे? तो फॉर एग्जांपल उस समय जैसे बॉम्बे जो है वो गुजरात में आता था, बॉम्बे में बोली जाती थी मराठी और गुजरात में बोली जाती थी गुजराती। अभी अगर मानो कि हमने बॉम्बे को गुजरात में डाल दिया होता तो बॉम्बे वाले कभी भी इस बात से खुश नहीं होते और वो आपस में ही लड़ रहे होते।
तो जब वो आपस में लड़ रहे होते तो फेडरल स्ट्रक्चर कैसे सक्सेसफुल होता। तो जब हमारी आज़ादी हुई और हमने जब स्टेट्स वापस से बनाए तो हमने स्टेट्स ऐसे बनाए कि एक कल्चर को फॉलो करने वाले या एक लैंग्वेज को बोलने वाले सारे लोग एक स्टेट्स के अंदर आ जाए। तो हमने जब गुजरात बनाया तो हमने देखा जहां जहां पर गुजराती बोलने वाले लोग हैं उनको गुजरात के अंदर डाल दिया, जहां जहां पर मराठी बोलने वाले लोग हैं उनको हमने महाराष्ट्र में डाल दिया। इससे क्या हुआ ना, लोगों के अंदर जो कल्चर, क्योंकि लोगों के लिए मेन सबसे उनका कल्चर होता है, अगर आप उनको कल्चर से छीन लोगे, फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर ही लैंग्वेज के पीछे हो गया था। सिन्हाला लोगों ने तमिल को प्रेफरेंस नहीं दी थी तो तमिल लोगों ने रिवोल्यूशन कर दिया था। वैसे ही अगर इंडिया में भी हम लैंग्वेज को प्रेफरेंस नहीं देते, बॉम्बे को गुजरात में डाल देते, तो बॉम्बे वाले हमेशा लड़ते रहते गुजरात वालों से और हमारा फेडरल स्ट्रक्चर कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस टू मेक न्यू स्टेट्स, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज फॉर्म्ड इन नवंबर 1956। आज़ादी के बाद नए स्टेट्स को बनाने के लिए हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया। कब बनाया? हमने बनाया 1 नवंबर 1956 के अंदर। उसका काम क्या था? नए स्टेट्स को बनाना। न्यू स्टेट्स वर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जो नए स्टेट्स हमने बनाए वो हमने लैंग्वेज के बेसिस पे बनाए। फॉर एग्जांपल जब हमने राजस्थान बनाया तो जितने लोग राजस्थानी बोलने वाले थे उनको एक एरिया दे दिया, पंजाबी बोलने वाले को एक एरिया दे दिया, हरियाणी बोलने वाले को एरिया दे दिया, समझ लो, मराठी बोलने वालों को दे दिया, तमिल बोलने वालों को दे दिया, कन्नड़ बोलने वालों को दे दिया। तो ऐसे जितने भी अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे उनको एक स्टेट में डाला। ऐसा नहीं है कि जब हमने महाराष्ट्र बनाया तो कुछ मराठी लोगों को हमने मध्य प्रदेश में डाल दिया। तो जिनको मध्य प्रदेश में डाला होता वो हमेशा लड़ाई करते कि हमको तो ये एमपी में तो जो है वो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो चलती है, बुंदेलखंडी बघेलखंडी चलती है, हमको समझ में ही नहीं आ रही, तो आपस में लड़ रहे होते। आप देख रहे होगे अभी रिसेंटली जो है वो महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है, रील्स आती होगी आप लोगों के पास कि महाराष्ट्र में तो मराठी बोल। तो लैंग्वेज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हमने जब नए स्टेट्स बनाए तो उसका मुद्दा ही क्या रख दिया? लैंग्वेज के बेस पे। तो लड़ाई खत्म हो गई, सब एक लैंग्वेज बोलने वाले एक स्टेट के अंदर है। दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक सेम लैंग्वेज लिव्ड इन सेम स्टेट। हमने लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स क्यों बनाए? ताकि हम ये इंश्योर कर सके कि एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग सारे एक स्टेट के अंदर ही रहे। इसके आगे देखो, सम स्टेट्स वर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। कुछ स्टेट्स हमने कल्चर के बेसिस पे, एथनिसिटी और ज्योग्राफी के बेसिस पे भी बनाए। कौन कौन से स्टेट्स हैं? जैसे नागालैंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, ताकि इनका कल्चर, इनकी एथनिसिटी बची रहे। क्योंकि अगर मान लो नागालैंड को कहीं और डाल देते तो इनका कल्चर खत्म हो जाता, इनकी एथनिसिटी खत्म हो जाती। तो हमने कुछ स्टेट्स को लैंग्वेज के बेस पे बनाए, कुछ स्टेट्स हमने कल्चर के बेस पे, एथनिसिटी बेस पे, ज्योग्राफी के बेस पे बनाए, ताकि लोगों की जो उनकी आइडेंटिटी है वो लॉस्ट नहीं हो जाए। When demand for formation of states on the basis of language was raised, it was feared that it will disintegrate our nation. जब हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया तो कुछ लोगों को डर ये था कि अगर हमने स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे, ज्योग्राफी के बेसिस पे, एथनिसिटी के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे बना दिया तो ये क्या करेगा? इंडिया को डिसइंटीग्रेट कर देगा। इंडिया को डिसइंटीग्रेट कर देगा कि हम सेम लैंग्वेज बोलने वाले, हमारा एक अलग देश। लेकिन हमने देखा जब आज़ादी के बाद हमने लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बना दिया तो कुछ स्टेट्स को छोड़कर ज़्यादातर जगह ये पे सक्सेसफुल काम कर रहा है। ठीक है, पहले हमको लगा कि ये काम नहीं करेगा और इंडिया को टुकड़ों में बांट देगा, क्योंकि फिर जब वही है ना, आपने क्या किया? लोगों को लैंग्वेज के बेसिस पे बांट दिया, तो फिर यही लगा कि बाद में इंडिया जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पे पूरा अलग ही हो जाएगा। लेकिन हमारा ये डर था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। But formation of linguistic states has made our country more united and made administration easier. लेकिन हमने जो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाए, इसने इंडिया को और ज़्यादा यूनाइट किया और एडमिनिस्ट्रेशन काम, जो ऑफिस के काम है, जो सरकारी काम है, उसको आसान बना दिया। समझ में आ रहा है? तो पहला स्टेप तो हमने ये लिया कि हमने लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए, लैंग्वेज के आधार पे बनाए, कल्चर के आधार पे बनाए, एथनिसिटी के आधार पे बनाए, ज्योग्राफी के आधार पे बनाए। तो जब हमने ये बनाया तो सेंटर और स्टेट की लड़ाई खत्म हो गई। जब सेंटर और स्टेट की लड़ाई खत्म हो गई तो फेडरलिज्म ढंग से काम कर रहा है। दूसरा हमने क्या स्टेप अपनाया जिससे हमारा इंडिया में फेडरलिज्म काम कर रहा है, लोग आपस में नहीं लड़ रहे हैं, कि हमने जो लैंग्वेज पॉलिसी अपनाई वो न्यूट्रल अपनाई। किसी भी लैंग्वेज को हमने जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं किया है, किसी भी लैंग्वेज को हमने नेशनल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज नहीं किया है,
ऑफिशियल लैंग्वेज हमने बनाई है। तो दूसरा स्टेप हमने फेडरलिज्म को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या किया, हमने लैंग्वेज, इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए उस मामले में हम न्यूट्रल रहे, हमने सभी लैंग्वेजेस को बढ़ावा दिया। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव एनी लैंग्वेज द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज। तो इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज हमने अडॉप्ट की। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब सरकारी कामकाज करने के लिए कौन सी लैंग्वेज है, तो वो हमने दो ऑर्गेनाइज की। रादर वी हैव ऑफिशियल लैंग्वेज, हमने दो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई, हिंदी और इंग्लिश। इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंडिया में देयर आर अबाउट 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस, दो हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेजेस है और 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है। अब शेड्यूल लैंग्वेजेस का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है जो कि सेंट्रल लेवल का है, तो वो इन शेड्यूल लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज अडॉप्ट चूज कर सकता है अपना एग्जाम देने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई पंजाब से आ रहा है और वो पंजाबी बोलता है और वो चाह रहा है कि उसको इंग्लिश नहीं आती, उसको हिंदी भी नहीं आती, तो वो एग्जाम इंग्लिश और हिंदी में कैसे देगा, तो उसके पास चॉइस है कि वो अपना एग्जाम पंजाबी में दे सकता है। तो इंडिया में दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अलावा 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश भी शेड्यूल लैंग्वेज का ही पार्ट है, ठीक है। इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में हमने ये 22 लैंग्वेजेस को इंक्लूड कर रखा है। अ कैंडिडेट अपियरिंग फॉर एनी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम कैन चूज लैंग्वेज टू गिव इन एग्जाम। हमारे पास 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है जो कि 8 कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। कोई भी कैंडिडेट इन 22 शेड्यूल लैंग्वेज में ऑप्ट कर सकता है कोई भी सेंट्रल लेवल का एग्जाम देने के लिए। स्टेट्स हैव टू देयर ऑफिशियल लैंग्वेज, हर एक स्टेट की खुद की भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। स्टेट के अंदर लोकल काम हो रहा है उनके लिए उनके पास में ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू लैंग्वेज स्पीकर्स। फॉर एग्जांपल श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ। अब जब हमने कोई नेशनल लैंग्वेज अडॉप्ट नहीं की, ऑफिशियल लैंग्वेज है और लोगों के पास 22 लैंग्वेज में से भी चूज करने का अधिकार है, स्टेट्स की खुद की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, तो इससे क्या हुआ ना, लैंग्वेज के आधार पे जो लड़ाई होने वाली थी जैसे श्रीलंका में हुई, वो इंडिया में नहीं हुई और इंडिया में फेडरल जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, सक्सेसफुल है। हमने एक बार किया था, हमने क्या किया, 1965 के अंदर हमने बोल दिया, जो हमने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई ना, दो हमने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई, हिंदी और इंग्लिश। हमने 1965 में क्या किया ना, इंग्लिश को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज हटा दिया, एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज रखी, हिंदी। अब जब हमने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज रख दिया तो साउथ जो स्टेट्स थे, साउथ इंडिया के जो स्टेट्स है जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को हिंदी आती नहीं है, तो इन लोगों को बड़ा बुरा लगा यार इंग्लिश कैसे हटा दी। तो वहाँ पर तमिलनाडु के अंदर जो है ये एक जो है वो रिवॉल्ट हो जाता है, लोग प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं कि इंग्लिश को भी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज का वापस से दर्जा दे, और सेंट्रल गवर्नमेंट वापस से जो है वो इंग्लिश को इंक्लूड कर लेती है ऑफिशियल लैंग्वेज में। नॉन हिंदी स्टेट्स डिमांडेड द यूज ऑफ इंग्लिश शुड बी कंटिन्यू। जब हमने इंग्लिश को हटाया तो जहाँ पर हिंदी नहीं बोलते थे लोग, उन्होंने बोला इंग्लिश को वापस कंटिन्यू करें। तमिलनाडु में दिस लेड एन वायलेंट प्रोटेस्ट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री टू यूज इंग्लिश एंड हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। तमिलनाडु के अंदर वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ, क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में एक आदमी थे, वो अनशन पे बैठ गए कि जब तक इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा, और उनकी डेथ हो जाती है। डेथ होती है तो उसके बाद में तमिलनाडु में जो है वो प्रोटेस्ट वायलेंट तरीके से होता है। फाइनली भारत सरकार इनकी बात को वापस मान के इंग्लिश को वापस ऑफिशियल लैंग्वेज में इंक्लूड कर देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोट्स हिंदी बट डज नॉट इम्पोज। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हिंदी को प्रमोट करना चाहती है कि हिंदी सब यूज करें, लेकिन उसको इम्पोज नहीं करती। जैसे श्रीलंका के अंदर सिन्हाला लैंग्वेज को तमिल्स के ऊपर इम्पोज किया गया था। तो हमारे पास जो हमने सबसे पहले हमने फेडरलिज्म को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या किया, लैंग्वेज के आधार पे हमने स्टेट्स बनाए, कल्चर के आधार पे स्टेट्स बनाए, एथनिसिटी के आधार पे स्टेट्स बनाए, ज्योग्राफी के आधार पे स्टेट्स बनाए, ताकि सेंटर और स्टेट के अंदर लड़ाई नहीं हो। फिर हमने जो हमारी लैंग्वेज पॉलिसी है उसको भी हमने न्यूट्रल रखा। इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज हमने नहीं अपनाई, उल्टा हमने दो ऑफिशियल लैंग्वेज अपनाई। और इंडिया में इसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं, शेड्यूल लैंग्वेज उनको बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में ये मेंशन है, जिसमें आदमी जो चाहे वो भाषा पढ़ सकता है, बोल सकता है और अपने काम करवा सकता है। तो इसकी वजह से लैंग्वेज के बेसिस पर जो लड़ाई हुई श्रीलंका में, वो इंडिया में नहीं हुई। ये आपका जो है वो लैंग्वेज का एक जो है वो पार्ट है। क्या है देखो, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी देखो, ये सेंसस 2011 का डेटा है।
कुल मिला के कह रहा है इंडिया में लगभग 1300 रीजनल लैंग्वेजेस हैं या 1300 बोलियां हैं, और उस 1300 बोलियां में से भी बहुत सारी खड़ी बोलियां हैं, तो उनकी तो गिनती ही नहीं है। कुल मिला के इंडिया में 1300 रिकॉग्नाइज रीजनल लैंग्वेजेस हैं। अब 1300 लैंग्वेज में तो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज है, तो हमने क्या किया, जो छोटी छोटी लैंग्वेज हैं, जो सिमिलर लैंग्वेज है, उनको मिला के एक बड़ी लैंग्वेज में मिला दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे सम लैंग्वेज विच आर स्पोकन इन लो नंबर आर मर्ज टुगेदर, जो लैंग्वेज कम नंबर में बोली जाती है उसको हमने मर्ज कर दिया। ये जो 1300 लैंग्वेजेस हैं, इनको हमने, इन 1300 में से ज़रूरत तो नहीं है सारी बहुत बड़े बड़े एरिया में बोली जाती है, कुछ कुछ छोटे छोटे पॉपुलेशन से बोली जाती है, तो हमने उन लैंग्वेजेस को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। कैसे, फॉर एग्जांपल भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी को हमने मर्ज कर दिया हिंदी में। तो जब हमने इनको मर्ज किया तो ये 1300 से जो लैंग्वेजेस हैं इनका नंबर कम हो गया और ये बची पीछे 121। तो हमारे पास 121 लैंग्वेजेस बची जो कि ज़्यादा लोगों से बोली जाती है। अब इसमें से 121 में से हमने 22 भाषा को तो शेड्यूल लैंग्वेजेस बोल दिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में है, और 99 भाषा को हमने नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस बोल दिया। तो अब हमारे पास 3 कैटेगरी है, 1300 रीजनल लैंग्वेजेस, उसमें से 99 जो है वो नॉन शेड्यूल लैंग्वेज है, और 22 जो है वो शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। अब इंडिया में देखोगे ना, जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं उनका परसेंटेज 40 है। मतलब 100 लोग पूरे इंडिया के, आप कहीं पे भी 100 लोगों से मिलोगे तो सिर्फ 40 लोग ही हिंदी बोलते थे। जैसे 60% लोगों को हिंदी नहीं आती है। हिंदी एज ए सेकेंड लैंग्वेज तो 50%, मतलब किसी आदमी की मदर लैंग्वेजेस तो कुछ और है। फॉर एग्जांपल मेरी मदर लैंग्वेज मारवाड़ी है, लेकिन मैं हिंदी भी बोलता हूँ। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी हिंदी सेकेंड लैंग्वेज है, तो 50% आते हैं। तो मतलब अभी भी भारत की आधी आबादी हिंदी नहीं बोलती और सेकेंड लैंग्वेज भी हिंदी नहीं है, तो आप उन पर हिंदी कैसे इम्पोज कर सकते हो, तो वो तो गलत होगा। इसलिए हमने कभी भी हिंदी को जो है किसी पे भी इम्पोज नहीं किया, लेकिन क्योंकि हिंदी सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है तो भारत सरकार इसको प्रमोट करती है। इंग्लिश कितने % लोग बोलते हैं, 0.02, और इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, 11%। तो अगर आप 50 + 11 देखो तो ये अराउंड 61% लोग जो है भारत में ये लैंग्वेज बोलते हैं। इसलिए इन 2 लैंग्वेज को मिला के हमने ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर की। अब कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो शेड्यूल लैंग्वेजेस, ये आपके सामने, जैसे आसमीज हो गया, बंगाली हो गया, बोडो हो गया, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। अब आप बोलते हो कि सर मैं तो ये लैंग्वेज बोल रहा हूँ, इसमें है ही नहीं, तो आप जो लैंग्वेज बोल रहे हो वो कहीं ना कहीं इन लैंग्वेज के अंदर मर्ज हो गई है। 1300 लैंग्वेज है, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग लैंग्वेज बोलते हैं जो इसमें मेंशन नहीं हो, तो वो जो लैंग्वेज बोल रहे हैं उसको हमने कहीं ना कहीं मर्ज कर दिया होगा। फॉर एग्जांपल मैं राजस्थानी बोलता हूँ, मारवाड़ी बोलता हूँ, तो मारवाड़ी को हमने हिंदी के अंदर मर्ज कर रखा है। ठीक है। तीसरा, इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमने क्या किया, सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन थे उसको हमने सुधारा। हमने क्या सुधारा, वो बाय टाइम अपना आप सुधर गया। अब देखो क्या है सेंटर और स्टेट रिलेशन। अब क्या ना, जैसे 1947 से लेके 1990 तक जो है इंडिया के अंदर एक ही पार्टी का राज था, सेंटर में भी उसी की पार्टी और स्टेट में भी उसी की पार्टी। तो सेंटर में भी कांग्रेस रूल कर रही है और स्टेट में भी कांग्रेस रूल कर रही है। फॉर एग्जांपल राजस्थान में कांग्रेस का रूल है और सेंटर में भी कांग्रेस का रूल है। क्योंकि अब सेम ही पार्टी रूल कर रही है, तो जो सेंटर है, सेंटर की जो ये जो स्टेट गवर्नमेंट है जो राजस्थान में कांग्रेस की बनी हुई है, इसकी खुद की अपनी पावर है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमने बोल दिया कि स्टेट की खुद की पावर है, लेकिन अब सेंटर में भी यही बैठी है और स्टेट में भी यही बैठी है, तो सेंटर वाले क्या करते थे, इन लोगों को डोमिनेट करते थे। सेंटर अपनी चलाता था यहाँ पे और ये लोग इनकी बात मानते थे क्योंकि उसी पार्टी के हैं। तो यूं देखें तो एक्चुअली में सेंटर और स्टेट में दोनों जगह एक ही सरकार रूल कर रही है। हमने फेडरल तो बना दिया कि 2 लेवल ऑफ सरकार है, लेकिन एक्चुअली में देखें तो वो एक ही है, 2 सरकारें नहीं है। आपको पेपर पे 2 दिख रही है लेकिन काम एक ही कर रहा है, तो वो फेडरल स्ट्रक्चर कैसे हो गया। ठीक है, तो पहला तो ड्रॉबैक ये था। दूसरा ड्रॉबैक ये था कि मान लो कि सेंटर में तो किसी और पार्टी का रूल है और स्टेट में किसी और पार्टी का रूल है, तो सेंटर क्योंकि ज़्यादा पावरफुल है और कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास उस समय ऐसे
लॉज बने हुए थे जिसके कारण सेंटर कभी भी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती थी कि ये इनकेपेबल है, और वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा देते थे और वापस से चुनाव करवाते थे। तो एक तरह से देखें तो 1990 से पहले इंडिया में स्टेट सरकारें तो होती थी, लेकिन उनके पास में ज़्यादा कोई पावर नहीं थी, वो काम भी ज़्यादा ढंग से नहीं कर पाते थे। अब 1990 के बाद क्या हुआ ना, इंडिया के अंदर रीजनल पार्टीज का उदय हुआ। जब रीजनल पार्टीज का ग्रोथ होने लगी तब कोई एक सिंगल पार्टी सेंटर के अंदर मेजॉरिटी में आई नहीं रही, और जब रीजनल पार्टी आई तो रीजनल पार्टी की सरकारें बनने लगी स्टेट में। अब सेंटर में किसी और पार्टी की सरकार है, स्टेट में किसी और पार्टी की सरकार है, तो ये वाले लोग इनकी बात सुन ही नहीं रही, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो फेडरलिज्म अब सक्सेसफुली काम कर रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो इन लोगों को हटा देती थी कभी भी प्रेसिडेंट रूल लगा के, वो अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया कि सेंट्रल आसानी से इसको हटा नहीं सकती। तो धीरे धीरे जो है 1990 के बाद में जो सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है वो ज़्यादा स्ट्रांग हुआ, डोमिनेट नहीं कर पा रहे। तो जब स्ट्रांग हुआ तो फेडरल स्ट्रक्चर बढ़ा। टिल 1919 सम पॉलिटिकल पार्टी रूल बोथ सेंटर और स्टेट। 1990 तक कुछ पार्टी थी जो सेंटर और स्टेट दोनों में रूल कर रही है। दिस meant that state government did not exercise right as a autonomous federal unit। इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट अपने राइट को अनोनिमसली यूज नहीं कर रही है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही बता रही है कि तुम लोगों को क्या करना है। When सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वर रूल्ड बाय डिफरेंट पार्टीज, पहला ड्रॉबैक तो यही है कि सेंटर अब स्टेट गवर्नमेंट खुद से रूल नहीं कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको बता रही है। दूसरा क्या था, अगर स्टेट गवर्नमेंट में दूसरी सरकार है दूसरे पार्टी की, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राई टू अंडरमाइन द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो मिसयूज कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट फॉर राइवल पार्टीज। पहले तो वो डोमिनेट करती थी, अपनी पावर को मिसयूज करती थी, और कभी कभार तो उनको डिसमिस भी कर देती थी कॉन्स्टिट्यूशन को मिसयूज करके। दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। तो 1990 से पहले इंडिया में फेडरलिज्म का कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान था, लेकिन वो एक्चुअली में फॉलो नहीं हो रहा था। लेकिन 1990 के बाद क्या होता है, रीजनल पार्टीज केम इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ कंट्री। 1990 के बाद रीजनल पार्टीज आई, उसकी वजह से क्या हुआ, दिस वाज द टाइम व्हेन नो सिंगल पार्टी वाज मेजॉरिटी इन लोकसभा। उसके बाद कोई भी सिंगल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल रही है कि वो लोकसभा में अपने आप चली जाए। Many parties came together and form alliance to form a government in center। अलाइंस बनने लगे, जैसे अभी इंडिया में दो अलाइंस है, एक है आपका एनडीए का और एक है आपका यूपीए का। तो यूपीए में कांग्रेस है, एनडीए में बीजेपी है, बीजेपी और उसकी अलाइड पार्टीज, और यूपीए में कांग्रेस और उसके साथी पार्टीज। दिस वाज द स्टार्ट ऑफ कोalition गवर्नमेंट। तो इंडिया में कोalition गवर्नमेंट स्टार्ट होता है 1990s के बाद में। तो मतलब अब कांग्रेस को बाकी पार्टीज का साथ लेके रूल करना पड़ेगा। तो मान लो कि कांग्रेस की अगर सरकार बन जाती है स्टेट में, सेंटर में, तो वो स्टेट गवर्नमेंट में कभी भी उनको डिसमिस नहीं कर सकती है। फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट में उनकी अलायंस पार्टी की सरकार है, तो उसको डिसमिस करेगी, तो वो अलायंस पार्टी अपना सेंटर से जो सपोर्ट है वो खींच लेगी। तो अब एक दूसरे का साथ चाहिए, अब एक पार्टी डोमिनेंट नहीं है। तो जब एक दूसरे का साथ चाहिए तो सेंटर और स्टेट के रिलेशन भी बढ़ गए। कोalition गवर्नमेंट लेड अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट ऑफ ऑटोनोमस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जब से कोalition गवर्नमेंट बनने लगी है, स्टेट गवर्नमेंट की भी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट मेड इट डिफिकल्ट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट इन आर्बिट्रेरी मैनर। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज किया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी मेक श्योर किया कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को कभी भी हटा नहीं सकती। ये पहले बहुत होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती थी, बोलती थी कि इनका रूल सही नहीं है, और प्रेसिडेंट रूल लगा के वहां पे वापस चुनाव करवा लेते थे। ठीक है, फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर एफिशिएंट टुडे इन अर्लियर ईयर्स आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन वाज फोर्स। मतलब इंडिया में जो फेडरल स्ट्रक्चर है ये आज़ादी के बाद इतना सक्सेसफुल नहीं था 1990 तक। 1990 के बाद ये जो फेडरल है ये और ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ एज कंपैरेटिव टू पहले। कोalition गवर्नमेंट क्या होती है, ये टर्म मैंने आपको बोला। तो कोalition गवर्नमेंट क्या है, अ गवर्नमेंट फॉर्म बाय कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टी। जब एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी एक साथ में आकर सरकार बनाती है उसको हम कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं। यूजुअली पार्टी इन कोalition फॉर्म पॉलिटिकल अलायंस एंड अडॉप्ट कॉमन प्रोग्राम। पॉलिटिकल अलायंस बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एनडीए बना और यूपीए बना, तो इसको हम अलायंस बोलते हैं। और इस अलायंस की जब सरकार बनेगी तब हम बोलेंगे जैसे यूपीए की सरकार है या एनडीए की सरकार है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने पढ़ा इंडिया एक फेडरल कंट्री है क्या,
इंडिया एक फेडरल कंट्री है क्या? इंडिया बिल्कुल फेडरल कंट्री है। क्यों? क्योंकि इंडिया में 6 के 6 फीचर जो है फेडरलिज्म के वो क्या हो रहे हैं? अप्लाई। इंडिया में जो फेडरल सिस्टम है वो सक्सेसफुल क्यों है? इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर सक्सेसफुल क्यों है? पहला, क्योंकि हमने इंडिया में क्या बनाए? लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स बनाए। फिर हमने इंडिया में लैंग्वेज पॉलिसी अडॉप्ट की जिसके अंदर किसी भी लैंग्वेज को हमने प्रेफरेंस नहीं दी। और बाद में अगर लास्ट देखो तो सेंटर स्टेट रिलेशन हमने पढ़ा, सेंटर स्टेट रिलेशन। और मैंने बताया कि आफ्टर 1990s कोएलिशन गवर्नमेंट का दौर आता है जिससे जो है सेंटर स्टेट का रिलेशन बढ़ता है और इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर भी जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा आएगा, नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा मंडे को शाम 4 बजे और इसमें हम पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। और इसी के साथ ये आपका जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब लोकल गवर्नमेंट और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। गांव में उसको हम पंचायती राज बोलते हैं, शहरों में उसको हम जो है म्यूनिसिपैलिटी बोलते हैं। तो बाकी हम कल पढ़ेंगे, बाकी हम मंडे को जो हमारी क्लास आएगी तब पढ़ेंगे। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया हो। अगर आपको आज का हमारा ये सेशन पसंद आया तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम अभी नए चैनल हैं तो अभी हमको आपका साथ चाहिए। आपकी अगर कोई राय है, कोई कमेंट है, कौन सा चैप्टर आप नेक्स्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम मिलते हैं मंडे को शाम 4 बजे।